बुल्ढाना जिले में हुआ। भाई साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा भारतीय विद्या भवन दिल्ली से की एवं हंसराज कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स प्राप्त किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद 1990 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने एवं वहां मूल रूप से नोएडा के निवासी हैं। भाई साहब ने एमए की शिक्षा इकोनॉमिक्स में प्राप्त करी एवं पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महज 13 साल की उम्र में 3 माह के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। आपका देश आर्थिक स्थिति पर गहन अध्ययन और चिंतन व समय समय पर आपके लिए अखबारों और अन्य माध्यमों से प्रकाशित होते रहते हैं एवं वह वर्तमान में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक है एवं वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ऐसी हमारी आजादी भाई साहब श्री गोपाल सिंह से मैं आग्रह करूंगा कि बस कर दिया। अरे धन्यवाद प्रदीप जी। मैंने हमारे आदरणीय जो यहाँ के युवा तेजस्वी नेता और सांसद हैं सतीश गौतम जी को यहाँ तो आज सुना ही, पहले भी पार्लियामेंट में भी इनकी जबरदस्त ओजस्वी वाणी को सुना है। जिस तरह से संसद में युवा आवाज को इन्होंने पहुंचाया, मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। देखो, युवाओं का यह प्रशिक्षण वर्ग है और युवाओं की पहचान क्या है? तेज ओजस्वीपन, ओजस्विता, जोश, यही है ना। और भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं जाते हैं तो 2 मोर्चे हैं, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा और किसान मोर्चा। इसको साथ में लेके यही रीढ़ की हड्डी है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोर से हम नारा लगाएं, हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की। यहां मंच पर अमन गुप्ता जी जो युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं और विपिन जी जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, प्रभारी हैं अलीगढ़ के, वह यहाँ पर हम उन लोगों के भी विचार सुनेंगे। यहाँ पे युवा मोर्चा के अलग अलग कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ आज उपस्थित हैं और जैसा अभी सतीश गौतम जी ने योजनाओं को बताया, साथ में उन्होंने यह भी कहा कि प्रशिक्षण वर्ग के अंदर हमें जानकारी की आवश्यकता है। कई बार हम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि जब कोई प्रश्न उठता है या कोई बात होती है तो हम पूरी तरह से उन बातों को नहीं कह पाते जो हमारे मन में है। आज का समय, अभी हैदराबाद में हम गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के एग्जीक्यूटिव की थी, समापन में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन और नॉलेज ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, उन्होंने कहा 3 तरीके से सत्ताएं चली थी। जब स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के पहले हमारे देश में जो नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, उन लोगों के हाथ में सत्ता आई। धीरे धीरे एक वो पीढ़ी चली गई। उसके बाद ऐसा समय आया जब समाज में जिन लोगों ने बड़ा काम किया है, समाज में कोई बदलाव किया है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आई। उसके बाद कुछ समय ऐसा भी आया हमारे देश में जब पैसा और गुंडागर्दी और इन लोगों के हाथ में सत्ता चली गई। व्यापारियों और इनके नेक्सस बन के कुछ लोगों की सत्ता जब चली गई, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने कहा 2024 का बहुत महत्वपूर्ण समय हमारे सामने है। उसमें उन्होंने कहा ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता जनता पहचान करेगी जो समाज में जागरूकता के साथ, पढ़े लिखे के साथ, जानकारी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं। तो यह समय है, यह प्रशिक्षण वर्ग का भी उद्देश्य यही है कि हम लोगों को
हम जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हम जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं की हमारे पास पूरी जानकारी हो। हमारा स्वाभिमान तभी जगता है, हम किसी संस्था के साथ तभी स्वाभिमानता के साथ जुड़े हो सकते हैं जब हमें उसकी पूरी जानकारी हो। तो यह जो पूरे सत्र की योजना है, 4 जो अपने का यहाँ पे सेशन होंगे, जिसमें एक सरकारी योजनाओं की, प्रदेश केंद्र सरकार की जानकारी के बारे में यहाँ पे सांसद जी ने हमको जानकारी दी। यह तो महत्वपूर्ण है, और भी संगठन के महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी मैं कल अहमदाबाद गया था, वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। मैं 2 दिन अहमदाबाद गया था। वहाँ पे एक पंचायत में मैं गया, संगनेर। उस पंचायत को जिस तरह से मैंने देखा, उस पंचायत में जिस तरह से काम हो रहा है, पूरी तरह से उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी जिसमें कि सरकारी योजनाओं का पूरा लिस्ट बनी हुई थी, प्रदेश की, केंद्र की। उन योजनाओं पे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाके सर्वे किया हुआ था। उन सर्वे में टिक कर रहे थे कि आयुष्मान भारत, जैसे इन्होंने कहा आयुष्मान भारत की आपको योजना का लाभ मिला है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं, इन सारी योजनाओं के टिक करते हुए उन लोगों ने पूरा डेटा कलेक्ट करके और उन योजनाओं से जोड़ने का काम किया। तो महत्वपूर्ण बात है कि आज 25 साल गुजरात में हमारी सरकार है और अब पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि हम लोग इस बार फिर से सरकार बनाएंगे। इसका कारण यह है कि लोगों को जानकारी है योजनाओं की, उस योजनाओं से जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण काम किया है और उससे जोड़ा है। तो यह जो महत्वपूर्ण सत्र है प्रशिक्षण के, इन्हीं सब लक्ष्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे जो विषय दिया गया है, यह विषय पे मैं आके अपनी बात को संक्षिप्त में आप लोगों को कहूँगा, क्योंकि आप लोग अवश्य नोट भी करेंगे, क्योंकि इतिहास को भी जानना हमें ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का कैसे उद्गम हुआ, कितने संघर्षों से बीच से उतर के भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थान में पहुंची है, किन लोगों का उस संघर्ष में योगदान है, बलिदान है। जैसे अभी अमित जी ने कहा, सांसद जी ने कहा कि अमित जी का एक संघर्ष के अंदर योगदान है। ऐसे कितने लोग होंगे अपने क्षेत्र में, उन्होंने अपने क्षेत्र में भी बलिदान किया, अपने संघर्षों में भागीदारी करी, चाहे वो राम जन्मभूमि का संघर्ष हो, चाहे कश्मीर के लिए 370 धारा को हटाने की बात हो, अपने क्षेत्र के विभिन्न विषयों को लेके संघर्ष किया, प्रदेश में किया, क्षेत्र में किया, केंद्र में किया, और एक विचारधारा को लेके हम चले हैं। उस विचारधारा के अंदर जो नेशन फर्स्ट की बात है, उसको हम लेके चले हैं। तो इस जानकारी को अगर हम रखेंगे, इस स्वाभिमान के साथ हम रखेंगे, तो वैश्विक स्तर पे अगर हम देखते हैं कितने सारे नरेशन चलते हैं और हम कई बार उसमें घबरा जाते हैं। कोई कहता है कि आप प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते, कोई कहता है कि आप अलगाववाद की बातें करते हैं, धर्म के आधार पर बदलने की बातें करते हैं। तो हमें इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आज जिस स्वरूप में खड़ी है, 1951 में इस भारतीय जनता पार्टी की स्वतंत्रता के बाद इसके पहला जो पूर्व स्वरूप था, भारतीय जनसंघ के रूप में स्थापना की थी। 1951 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके पहले हमारा भी एक सत्र यहाँ पे जो पूरा संघ विचार, परिवार विचार के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और 1951 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद लगा है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें काम करना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि देश और समाज में बदलाव का एक बहुत बड़ा स्थान होता है, वो राजनीति के रूप में उस बदलाव को हम ला सकते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस वक्त पहले कांग्रेस में और स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जुड़े हुए थे, और उस समय की सरकार की नीतियों से और कई उस नीतियों से उनका समन्वय नहीं था, तो उन्होंने हमारे द्वितीय सर संचालक पूजनीय गुरु गोलवलकर जी के पास जाके यह विषय रखा
कि हमें एक राजनीतिक पार्टी का पहल करना चाहिए और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। पंडित दीनदयाल जी और 3-4 कार्यकर्ताओं को गोलवलकर, आदरणीय पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने उनको दिया था कि ये राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करेंगे, और उससे 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। पूरे हमारे इस राजनीतिक प्रकरण को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है 1951 से लेके 1977 तक का एक कार्यकाल है, जब हम लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए, कई संघर्ष किए, उनको हम संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद 1977 से लेके 2004 तक का कार्यकाल है। उस दूसरे कार्यकाल में हम लोग भारतीय जनसंघ का एक जो दूसरा रूप आया, उसमें एक सम्मिलित सरकार के रूप में, एक कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में, कोलिशन पार्टीज के रूप में हमने 1977 से 2004 में काम किया। फिर 2004 से 2014 में हम विपक्ष की भूमिका में रहे, और फिर उस विपक्ष की भूमिका में लगा कि हमें ये सम्मिलित और कोलिशन गवर्नमेंट में जो हम अपने विचारधारा को लेके जाना चाहते हैं, जो हम राष्ट्र को महत्वपूर्ण स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं, विश्व गुरु के स्थान पे पुनः स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप, अपनी शक्ति और अपने संकल्प के ऊपर काम करना चाहिए। तो 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष पहले हम 2017 में अपने आप शासन में आए। यह पूरी जो 3 कालखंड की जर्नी है, इसमें ऐसा नहीं है जैसा गौतम जी ने कहा कि एक चींटी को देखा कि वो ऊपर ही चल रही है, गिरती जा रही है। उतार चढ़ाव भी हमने देखे। 1951 में जब पहला संघर्ष हुआ, जब कश्मीर के ऊपर हमारा सबसे बड़ा पहला मुद्दा था, और ये बात हुई कि नेहरू जी की और अब्दुल्ला की जो आपस में साठगांठ चलते हुए कहीं ना कहीं यह बात ध्यान में आई कि कश्मीर को, जो कि भारत में पूरी तरह विलय हो गया है, उस विलय को पूरी तरह से स्थापित ना करके अब्दुल्ला और नेहरू जी की साठगांठ के कारण एक देश में, जो हमारा पहला नारा था महत्वपूर्ण, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं रहेंगे, उसके ऊपर इतना बड़ा संघर्ष भारतीय जनसंघ के स्थापना के साथ खड़ा किया। लाखों कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में संघर्ष किया, और उसका परिणाम स्वरूप था कि जम्मू कश्मीर में यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का जाना चाहेगा, जाएगा, तो उसको अलग से एक परमिट लेना पड़ेगा। उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन भारतीय जनसंघ ने खड़ा किया, और 1953 में हमारे जो उस वक्त के अध्यक्ष थे, जो अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, वह वहाँ पे गए कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में उस कानून को तोड़ा, और उसी में उनका वहाँ पे बलिदान हो गया 1953 में। तो यह एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन संघर्ष का हमारा कश्मीर का जो मुद्दा था, वो 1953 में जो हमने संकल्प किया, वो आने वाले आदरणीय मोदी जी ने अब धारा 370 को 2019 में हटा के, जब हमारी अपनी व्यक्तिगत संकल्प में मजबूत सरकार बनी, तो हमने उस लक्ष्य को पूरा किया। कितने वर्षों का संघर्ष था, कितने वर्षों का त्याग तपस्या था, कितने बलिदान हमारे पार्टी ने देखे थे, और हम आज धारा 370 को खत्म करके जो हमारा लक्ष्य था उसको पूरा कर पाए। उसके बाद का जो फेज आता, जब आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहावसान 23 जून को 1953 को वहाँ पे जम्मू कश्मीर में बलिदान हो गया, तो उसके बाद जो अगला स्थान बना, जो हमारे लिए उस समय दूसरा अधिष्ठान हमारे देश में भारतीय जनसंघ ने लिया, वह ये बात कही कि भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यह महत्वपूर्ण है कि हमारी विचारधारा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जो नेहरू जी ने उस वक्त बात की कि हम 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन हम नेशन स्टेट हैं, हमारा राष्ट्र का उद्गम हुआ है, इस बात को हम लोगों ने मजबूती से, हमारे पंडित दीनदयाल जी के नेतृत्व में इस बात को यह सबके सामने रखा कि भारत हजारों साल से राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है,
या कोई भूमि नहीं है कि आज इतना हो गया, कल अफगानिस्तान था, चाहे इधर से ईरान से लेके यहाँ तक की जो भूमि थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ऐसे अलग अलग भाग हमारे बीच से हट गए, लेकिन भारत जो राष्ट्र है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेके हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो पहलू था, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसको कि हम लेके आज तक चलते हैं, सांस्कृतिक भारत की बात है। वो 1952 के रिजोल्यूशन में हम लोगों ने इस बात को रखा, और ये पंडित दीनदयाल जी और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भी यह बात आई, इसको हमने सामने रखा। अगला एक चरण हमारे देश में बहुत बात हुई, 1947 में तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि 1962 तक गोवा, दमन दीव और पौंडुचेरी में उपनिवेशवाद, यानी जो पोर्चुगल का राज्य फिर भी था, और हम लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन उन लोगों को, हमारे भाई बहन जो गोवा, दमन दीव, पोर्चुगल, पौंडुचेरी, इसमें पोर्चुगल की सत्ता से जो अभी भी बेदखल नहीं हुए थे, स्वतंत्र नहीं हुए थे, उन लोगों के लिए कोई चिंता कई लोगों ने उस समय नहीं की। तो दूसरा 1954 में बड़ा संघर्ष, पहला कश्मीर के लिए किया 1951 से लेकर 53 तक, दूसरा संघर्ष हुआ ये जो स्वतंत्रता का, ये जो 5 जो मैंने 4 जो जगह बताए हैं उनके स्वतंत्रता के लिए 1954 में एक पूरा राष्ट्रव्यापी संघर्ष किया। ये बताना इसलिए भी आवश्यक है कि देश के लिए कई संघर्षों और बलिदानों के बीच से हम गुजरे हैं। उस समय की सत्ता में, उस समय के नेतृत्व में कई चीज़ों में जब एकदम हम स्वतंत्र हुए तो हम लोगों ने कई चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। उस समय हमें लगा कि सत्ता का एकदम वो मोह कहीं ना कहीं आ गया कि हम लोग अब जो हो गए, अब उस सत्ता के मोह के अंदर लगे रहे, लेकिन भारतीय जनसंघ उस संघर्ष को, उस राष्ट्रवाद को आगे लेके चली। 1958 में एक आंदोलन किया, जो एक संधि हो गई थी, बेबूसारी एक जगह है, उसको स्वतंत्रता के बाद भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दे दिया संधि के अंदर, उसके अंदर आंदोलन किया। और फिर जब हमारा पहली बार जो भारतीय जनसंघ में 2 MP 1952-53 में हम जीत के आए, तो 1962 में जब एक महत्वपूर्ण काम जो हमने, ये जो पाकिस्तान जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसके अंदर जिस तरह का स्टैंड पूरे संघ परिवार ने लिया, जिस तरह से उस समय सारे क्षेत्र में काम किया, तो उसका परिणाम ये रहा कि 1962 में, ये 2-3 संघर्ष के बाद, हम 1962 में हमारे 14 सांसद पार्लियामेंट में बन के आए। जो आज हम बहुत बातें करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल बेस है, एकात्म मानवतावाद, यह 1964 के विजयवाड़ा अधिवेशन में यह एडॉप्ट किया गया था। एकात्म मानवतावाद अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार का एक पक्ष है जो हम लोग लेके चलते हैं, जिसके अंदर अंत्योदय की बात करते हैं, समाज के हर वर्ग तक जो सरकारी योजनाओं का, विकास का, इंटीग्रेशन का, उन लोगों तक हमारी जो बात पहुँचे, उनको विकास में भागीदारी हो, समाज के अंतिम वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, जिसके कारण हमने 2014 और 2019 के बाद बहुत महत्वपूर्ण सफलता तो प्राप्त की, लेकिन समाज के हर वर्ग को हम छूने में सफल हुए। 2019 की एक डेटा मैं अवश्य शेयर करना चाहता हूं, जो विभिन्न योजनाएं अभी हमारे सांसद जी ने बताई। एक डेटा कलेक्ट किया था 2019 के इलेक्शन के पहले कि 22 करोड़ लोगों को हम लोग 2014 से 19 के बीच में जो विभिन्न योजनाएं, उसमें महत्वपूर्ण 7 योजनाओं के अंतर्गत हम किसी न किसी योजना के साथ व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को जोड़ने में सफल हुए, और वो 22 करोड़ लोगों तक जो हम पहुंचे, उसका एक महत्वपूर्ण फलस्वरूप था ये कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण कि हम 2019 में इतनी अच्छी तरह से, इतनी मजबूती से 303 MPओं के साथ, सांसदों के साथ जीत के हम सत्ता में आए।
तो यह जो एकात्म मानवतावाद जो है, जो यह एक बहुत बड़ा पहलू है जिसके अंतर्गत हमारी पूरी जो समाज के हर वर्ग को जोड़ने की बात है, मनुष्य पूरी संस्कृति के आधारभूत उस बात को हम लेके चलते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति को, समाज को, देश को और राष्ट्र को जोड़ने की बात करते हैं, विश्व की प्रकृति के साथ उसका समन्वय की बात करते हैं, जिसके बारे में भी यहाँ पे जो हमारा वैचारिक आधार है इसके बारे में आपको यहाँ बताएंगे, यहाँ पे किसी एक सत्र में होगा। तो एकात्म मानवतावाद जो कि हमारी आधारभूत सोच है, जिसमें व्यक्ति नहीं, मनुष्य ही नहीं, केवल प्राणी मात्र हर व्यक्ति को अपनी तरह ही मान के चलना है, उसको अपनत्व के साथ में लेके चलना है। तो उसका आधार रखा गया था 1964 में विजयवाड़ा के सम्मेलन में। 1964 में एकात्म मानवतावाद का जो पंडित दीनदयाल जी ने प्रखरता से, उस वक्त वो हमारे अध्यक्ष, वो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस विषय को पूरी तरह से लिया। और 1964 में ही एक प्रण भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो श्रीमान अटल जी के नेतृत्व में उसको हम लोगों ने पूरा किया। वह था 1964 में यह भारतीय जनसंघ ने मांग की थी कि हम लोगों को न्यूक्लियर बम देश में बनाना चाहिए, क्योंकि शक्ति कोई विश्व पहचानता है। दिनकर जी की कविता है ना, विश्व नहीं सुनता कायरों का व्यर्थ प्रकल्प, उसका क्या जो जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्वहीन सरल हो। तो जो शक्ति है विश्व में, जो शक्ति कोई की पूजा की जाती है, उसी की बात सुनी जाती है। तो 1964 में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग जब भी सत्ता में आएंगे, और इसकी मांग की गई कि न्यूक्लियर बम, परमाणु शक्ति के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए, और उसको अटल जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने उसको लक्ष्य को पूरा किया। उसके बाद का एक महत्वपूर्ण 1967 में जो पहलू आता है, और इन सब संघर्षों के बाद अगर हम देखें तो 2 MP से लेके हम चले 35 MP जो हमारे संसद में 1962, 14 MP 1962 में बने। 1967 में जब हम 1965 के युद्ध के बाद पंडित जो अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ जो विजय हुआ था, उसके अंदर यह बात ताशकंद समझौता जो किया गया, उसको भी मना किया गया था कि इसको ताशकंद समझौता को नहीं करना चाहिए। जीते हुए उससे ये कहते थे कई बार कि हमारी सेनाएं तो युद्ध भूमि में जीतती हैं, लेकिन हम टेबल पे बैठ के, नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के उस अपने विजयश्री को लूज कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे हाथ से निकल जाती है। और 1965 में जब हमने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की देश की सेनाओं के बल पे, लेकिन ताशकंद समझौते में हम लोगों ने पाकिस्तान को वह चीज़ें वापस भूमि को दे दिया। तो उसमें अपने जो स्थिति थी उसमें जो भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनसंघ का जो महत्वपूर्ण योगदान था, जिस तरह से कार्य किया था, जो विचार किए थे, तो उसके फलस्वरूप 1967 में हमारे 35 सांसद हमारे सत्ता में आए थे। तो यह सारी बातें हैं, हमारे ध्यान में रहना चाहिए। दूसरे हमारे जो प्रमुख, जो आधारभूत हमारे पूरे संगठन को खड़ा करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, वो 1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। और उन जिस तरह से उनका विचार था, जिस तरह संगठन कौशल में वो काम करते थे, तो कहीं ना कहीं उस समय एक बहुत बड़ी भारतीय जनसंघ की जो उभरती हुई जो विचारधारा थी, या जो उसका प्रभाव था, उसको रोकने के लिए कम्युनिस्ट लोग और विदेशी ताकतें लग गई थी। कांग्रेस भी उसमें कहीं शामिल हुई थी। तो 1968 में उनकी 11 फरवरी को दर्दनाक रूप से उनकी हत्या कर दी गई। और वह जो उनका विचार था, जिस तरह से संगठन कला से उन्होंने खड़ा किया, हमने उनको अपने इस खोया, उनकी अध्यक्षता में यह बात की। और 1968 में स्वर्गीय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी ने अध्यक्षता भारतीय जनसंघ की उन्होंने ग्रहण की। और
दो महत्वपूर्ण नारे जो आज भी हम उस पर बहुत जगह से हम काम करते हैं, वह ये है, हमने ये कहा था कि स्वदेशी योजना जो भारत में बने हुए, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत के साथ भी आज जोड़ते हैं कि वोकल फॉर लोकल। हमें अगर अपने किसी भी प्रोडक्ट की या अपने देश के जो बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशी चीज़ों पे कम हमारा डिपेंडेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि हम विदेशी सामान का पूरी तरह बहिष्कार करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डोमेस्टिकली डेवलप हो, इसको लेते हुए स्वदेशी योजना को भी हम लोगों ने अपनाया। और रोजगार, पूर्ण रोजगार को एक नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, इस बात के नारे को लेके भी हम लोग आगे बढ़े। तो यह 1968 और 70 के बीच में यह रहा। नेक्स्ट फेज, एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत बांग्लादेश को, भारत की सेना ने जो बांग्लादेश को स्वतंत्र करने में सफलता प्राप्त की और 90,000 सैनिक जो कि पाकिस्तान के थे उसको पकड़ने में, हमारे आत्मसमर्पण करवाने में हमारी सेनाएं सफल हुई। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने, उस समय जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने शिमला समझौते के अंदर ये बात पूरी तरह से आई थी कि जो पीओके को, उस वक्त जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको हम, मौका था कि उस चीज को हम स्वतंत्रता की बात करते, उसको वहां से पाकिस्तान के कब्जे से हटाते, उसको ध्यान में ना रखते हुए शिमला समझौता करके वो 90,000 सैनिक, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई स्थिति नहीं हुई थी कि 90,000 सैनिक किसी देश के आत्मसमर्पण करें। वो इतनी बड़ी जीत को हम लोगों ने फिर टेबल पे शिमला समझौते के अंतर्गत वापस हार दिया। तो यह वो बात है, उस 1971 में जिस तरह स्वर्गीय इंदिरा गांधी का प्रभाव बना था, ये सारा देखा था। लेकिन और उसके बाद जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से अराजकता की बात हुई, तो अगला फेज जो आता है, महत्वपूर्ण आता है, वो हम लोगों की जानकारी में होना चाहिए 1975 का, जब प्रधानमंत्री उस समय की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उसके पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था, जिस तरह से पूरे देश में विघटन के अलगाववादी ताकतें सर पनपा रही थी, बढ़ रही थी, तो जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख के रूप में 1972 और 75 के बीच में एक बड़ा संघर्ष पूरे देश में युवाओं ने उसमें उसको लीड किया था। आज के बहुत सारे नेता जो अब शीर्ष स्थान पे हैं, उस समय उन्होंने उस संघर्ष को लीड किया था और देश में बदलाव की बात की थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख के रूप में। तो उस सारे का परिणाम ये था कि इंदिरा गांधी जो उस समय भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हो चुकी थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के जो चुनाव को रद्द कर दिया था, नगण्य कर दिया था कि यह चुनाव गलत तरीके से जीता गया है, और उन्हें कहा था कि आपको रिजाइन करना चाहिए प्रधानमंत्री पद से, क्योंकि आपकी जो सदस्यता है वह वैलिड नहीं है। तो उसको खत्म करके उन्होंने देखा कि पूरे देश में एक बहुत आंदोलन खड़ा हो रहा है, तो 26 जून 1975 को उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी और प्रजातांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से देश में खत्म कर दिया। तो उसके ऊपर भी अगर 1977 का जो संघर्ष हुआ, वह भी उस समय भारतीय जनसंघ के रूप में संघर्ष हुआ, उसको खत्म किया, पुनः इलेक्शन की प्रक्रिया को खड़ा किया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन अगर किसी ने किया तो भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया, जेल गए। और जब 1977 में पुनः जब इंदिरा गांधी जी इस बात इलेक्शन को डिक्लेयर किया, तो भारतीय जनता, एक सब लोगों का तय हुआ कि एक सामूहिक रूप से हम पार्टी बनाएंगे, और भारतीय जनसंघ का विलय हो गया, जनता पार्टी के रूप में
सम्मिलित हुई और एक तरीके से सामूहिक रूप से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 77 में इलेक्शन जीते भी, लेकिन कुछ ही वर्ष में ये जो आंतरिक अलगाववाद, आपस में जो डिफरेंसेस हुए, तो 1977 के बाद जो 1980 में ही फिर से भारतीय वो जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी का विघटन हो गया और फिर 1977 में भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन वर्तमान स्वरूप में किया गया। तो जो 1977 से और 1977 के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, वह दूसरा फेज है। 2004 तक हम लोगों ने सम्मिलित कई एक्सपेरिमेंट किए, सत्ता में भी आए। 1991 में एक अलग महत्वपूर्ण, जब जो 80 के बाद 84 और उसके बाद जो जिस तरह की जो पीरियड जो बीच में चला, उसमें राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा संघर्ष आंदोलन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत किया और जो आडवाणी जी के नेतृत्व में वह पूरी रथ यात्रा निकाली। उसका परिणाम था कि 1991 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनी 91 में, और जो आंदोलन राम जन्मभूमि का जो आंदोलन जो हम लोगों ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको समर्थन किया, विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को, उसके परिणाम स्वरूप उस बड़े आंदोलन को देखते हुए उसकी सफलता के कारण 1996 में केंद्र में हमारी पहली सरकार बनी आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में। केवल वो 13 दिन चली, उसके बाद 98 में दूसरी बार हम सत्ता में आए और फिर 99 में फिर से हम 99 से 2004 में तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सम्मिलित सरकार उस समय बनी और उस 2004 से 14 के बीच में हम अपोजिशन में रहे। और फिर 14 में इन सारे संघर्षों के, चाहे राम जन्मभूमि का संघर्ष हो, चाहे इमरजेंसी का संघर्ष हो, कश्मीर को लेके संघर्ष हो और एकात्मवाद मानवतावाद के जो पूरे संघर्ष को हम लेके कई संघर्षों और आंदोलनों के बीच से चलते हुए 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार में आए और हमारी उस समय पूरी 272 सांसद सदस्यों से ज़्यादा की हम जीत के आए और हम सत्ता में वहाँ पे बन के आए। और 19 में जब दोबारा हम सत्ता में आए, उसमें बहुत सारी सरकारी योजनाएं, अंत्योदय के लक्ष्य और कार्यकर्ताओं के कार्य का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 2019 में जो हम लोगों ने इतने सारे आंदोलन किए, उनको हम सफलता से आज इस बात को लेके आ पाए कि चाहे धारा 370 हो, उसका निराकरण हम कर चुके, 3 तलाक वाले इशू को हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके आ सके, राम जन्मभूमि के निर्माण को हमने मूर्त रूप दे दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, महाकाल और काशी उज्जैन के कॉरिडोर को हम बनाते। तो एक जो व्यापक लक्ष्य को हम लेके चल रहे थे, उसको हम लोग आज पूरा कर पाए। और आदरणीय मोदी जी के रूप के नेतृत्व में अगर हम देखें तो विश्व पटल पर एक भारत की एक वैश्विक पहचान बन गई है। आज हम 75 वर्ष, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पे खड़े हुए हैं और आदरणीय मोदी जी ने ये कहा है कि 2047 में जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाएंगे, तब हम विश्व गुरु के स्थान पे अवश्य पहुंचने के जो हम लक्ष्य लेके चले, तो उसके लिए आर्थिक महाशक्ति बनने की भी बहुत आवश्यकता है। और उस महाशक्ति के रूप में जब हम भारत देश खड़ा होगा, तो हम जो लक्ष्य को लेके चले उसको हम अवश्य पूरा कर पाएंगे। 17 प्रदेशों में भी हमारी सरकार बन पाई है। लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान और तपस्या का यह परिणाम है। हम लोगों ने कई काम किए, बहुत सारी चीज़ें हमारे ध्यान में आती है, लेकिन आने वाले भविष्य में युवा यहाँ पे हैं, उन लोगों के ध्यान में ये अवश्य आना चाहिए कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए आज पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और यह केवल भारत के ही लोग नहीं कह रहे,
विश्व के लोग इस बात को आज एग्री कर रहे हैं कि भारत आने वाले समय में, अगर अब फ्यूचर सेंचुरी है, वो भारत के लिए, भारत की के तरफ ही देख रही है। और आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत सारी योजनाएं, चाहे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है, स्टार्टअप स्कीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस, इन सब प्रक्रियाओं को साथ में लेते हुए, सब क्षेत्र के विकास को लेते हुए हम आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करते हैं, ताकि हम जो 2047 में जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होकर विश्व गुरु के स्थान को पूरा करने का काम, जो हमारा संकल्प है, उसको पूरा करेंगे। इसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं का, जब भारत को कहते हैं ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, हमारे देश की 65% जनसंख्या है जो 35 वर्ष से कम है, तो उनके लिए जो आर्थिक रूप से जो सशक्तिकरण होगा, तो वह मजबूती से खड़े रहेंगे, वह देश के विकास में भी योगदान करेंगे, अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को भी पूरा करेंगे, परिवार और समाज के लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। तो इसके लिए जो हमें जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उस समय उस तरह के कई कार्य सब क्षेत्र में हो रहे हैं। इन प्रशिक्षण का बहुत महत्व है। कई बार ये रिपीटिटिव भी होते हैं, लेकिन जब हम उन चीज़ों को समझते हैं, नोट करते हैं, बात करते हैं, जिस तरह से हम बात कर सकते हैं, तो वह हमारे लिए और पार्टी को मजबूत करती है। हमारी पार्टी आइडियोलॉजिकल वैचारिक अवधारणा के साथ चलती है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुसार चलती है, संगठन एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के अंदर चलता है। 2014 में हमारे आदरणीय अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने, उन्होंने पार्टी में एक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा खड़ा किया, 18 डिपार्टमेंट्स खड़े किए, शोध के डिपार्टमेंट को लगाया, डॉक्यूमेंटेशंस को किया, हर 600-650 से अलग जिलों में कार्यालय बनाने का प्रयास किया, वो इनिशिएटिव लिया, उसमें लाइब्रेरी बने। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, मोर्चों को किया, सेल्स का स्थापना किया। यह पूरी स्ट्रक्चर बनाने के कारण आज पन्ना प्रमुख है, मंडल अध्यक्ष मंडल के क्षेत्र में और बूथ लेवल पे आज इतना बड़ा संगठन खड़ा है, जिसके कारण हम सफलता आज हम देखते हैं। तो यह सब लोगों के नेतृत्व के विजन और डेडिकेशन के कारण है, कार्यकर्ताओं के संकल्प के कारण हम इस बात को आज पूरा कर पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा और यहाँ के युवा मोर्चा, जो कि इतनी अच्छी व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से पूरी व्यवस्था है, जिस तरह से यहाँ पे इस में सब आप लोग आए, अपने पूरा समय दिया, जितना सुंदर इसकी व्यवस्था है, इस तरह का तो मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, देखता हूँ। जो एग्जीबिशन यहाँ लगाई है, जिस तरह से चित्र यहाँ पे लगाए हैं, सारी व्यवस्था, इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा किया। भारत माता की, भारत माता की।